जय हिंद फ्रेंड्स। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम लोगों ने एक महाद्वीप पूरी तरीके से कवर कर लिया था और उसका नाम था उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका। सेकंड महाद्वीप में हम लोग चल रहे थे, सेकंड कॉन्टिनेंट में। इसका नाम था साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। इसमें हमने मेजर कंट्रीज देख ली थी, कुल मिलाकर के 15 देश हैं। आउटलाइन मैप मैंने इस वजह से खोला है ताकि जब जो हमने पिछले क्लास में किया, हमें मोटी मोटी लोकेशन ध्यान में रखनी है कि कौन सी कंट्री किससे बॉर्डर टच कर रही है, और ये केवल बार बार देखने से ही आएगा। रटने की कोशिश मत कीजिएगा, अदरवाइज भूल जाएंगे बार बार, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसी में हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे कुछ चीज़ें, तो हमें चीज़ों की बेहतर समझ हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साउथ अमेरिका के मैप की बात की जाए तो ये जो सबसे छोटी कंट्री थी, इसका नाम क्या था? फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना। फिर यहाँ पर ये था सूरी नाम या सूरी नेम। ये कौन सी कंट्री थी? गुयाना। ये कौन सी थी? वेनेजुएला। ये कंट्री थी कोलंबिया। ये जो प्रशांत महासागर के तट से लगा है, ये है इक्वाडोर। ये कौन सी कंट्री थी? ये थी पेरू। ये कौन सी कंट्री थी? ये थी बोलीविया। ये कौन सी कंट्री थी? पराग्वे। ये कौन सी कंट्री थी? चिली। ये कौन सी कंट्री थी चिली के बगल में? ये समस्या है इसमें। ये कौन सी कंट्री थी? अर्जेंटीना। बोलीविया, पराग्वे, और ये थी उरुग्वे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, और ये है ब्राजील। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि इधर से इधर प्रशांत और अटलांटिक को जो जोड़ने वाली स्टेट है, उसका नाम है मैगलन स्टेट। मैगलन स्ट्रेट, मैगलन जल संधि, ठीक। ये क्या है? फाकलैंड आइलैंड। किसके इसके बीच में इसमें विवाद है? यूके एंड अर्जेंटीना के बीच में। ये मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर सबसे लास्ट में, मतलब ये कुछ ऐसा है, ये चिली का पोर्शन है। इसके बाद इधर ये अर्जेंटीना स्टार्ट हो रहा है, चिली से ही ये, और ये है मैगलन स्टेट, ठीक। तो चिली का ये वाला एरिया, इसका नाम मैंने आपको बताया था पुंटा एरिनास, ठीक है। ये विश्व का दक्षिणतम सिटी है, शहर है, सदर्न सिटी। और मानव अधिवास के लिए यहाँ पर एक शहर है, इस ये एक स्थान है, उसका नाम है उसुइया। ये कहाँ पर है? ये जो है इसको बोलते हैं टियरा
डेल फ्यूगो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। राजधानी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, समुद्र के किनारे नहीं है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, समुद्र के किनारे है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ये भी समुद्र के किनारे है। चिली की राजधानी सैंटियागो, ये समुद्र के किनारे नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। पराग्वे की राजधानी असुनसियन, समुद्र के किनारे नहीं है क्योंकि ये वैसे भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये बोलीविया, बोलीविया की राजधानी लापाज, समुद्र किनारे नहीं होगी क्योंकि ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, तो पूरे दक्षिणी अमेरिका में दो ही कंट्रीज लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में कोई भी देश ऐसा नहीं था जो समुद्र के किनारे जिसकी बाउंड्री टच ना करती हो। तो नॉर्थ अमेरिका में एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज नहीं है। साउथ अमेरिका में दो कंट्रीज हैं लैंड लॉक्ड, एक है बोलीविया, दूसरी है पराग्वे। मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्राजील सभी से टच करता है साउथ अमेरिका में जितनी भी देश हैं, केवल दो देशों को छोड़ करके। एक है इक्वाडोर, दूसरा है चिली। इनसे ये बॉर्डर साझा नहीं करता। ठीक है, चलिए, यहां तक हो गया था, लापास तक। ये है पेरू, पेरू की राजधानी लीमा, समुद्र के किनारे है। इक्वाडोर, इसकी राजधानी क्वीटो, समुद्र के किनारे नहीं है। ठीक, ये क्या है? ये है कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी है बगोटा, ये भी समुद्र के किनारे नहीं है। फिर है वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस, समुद्र के किनारे है। CARACAS। ठीक, ये गुयाना, गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन, समुद्र के किनारे है। सुरीनेम की राजधानी कौन सी है? हाँ, मा, माटा राइबो ऐसे करके है कुछ, एक बार जरा नाम ध्यान वो मैप में देख लीजिएगा। और फ्रेंच गुयाना की राजधानी केन, ये है। ठीक, तो ये हमने देख लिया था। दूसरी बात, क्वीटो के पास हमने क्या देखा था कि क्वीटो का टेम्परेचर लैटिट्यूड के कारण, अक्षांश के कारण हाई रहता, वो सॉरी लो रहता है टेम्परेचर यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात, यहीं पर दो चीजें मैंने पढ़ी थी। एक पढ़ा था माउंट कोटोपैक्सी, सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर है, माउंट कोटोपैक्सी। और अगर ज्वालामुखी के क्षेत्र की बात मतलब बारे में बात की जाए तो सेकंड नंबर पर वो आता है, सक्रिय ज्वालामुखी के उसमें फर्स्ट नंबर पर। यहीं पर एक इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है चिम्बरेजो, ये भी आपको बता चुके थे। कोलंबिया से निकलने वाली एक नदी है मैग्डलेना, जो कि अ, अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है, ये बता चुके हैं। ठीक है, हमने ये भी देख लिया था कि यहाँ पर जो इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश है, वो तीन कंट्रीज से पास होता है। ये है इक्वाडोर, ये है कोलंबिया, और ये है ब्राजील। ऐसे पास होता है 0 डिग्री, तीन कंट्रीज से। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रखिएगा, ECB। ठीक, और मकर रेखा कहाँ से पास होती है? मकर रेखा यहाँ से पास होती है, ऐसे। चिली, अर्जेंटीना,
पराग्वे और ब्राज़ील, 4 कंट्रीज से। ठीक, तो ये है 0 डिग्री और ये है 23.5 डिग्री साउथ, दक्षिण में। ठीक, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर आपको एक स्थान मिलेगा, एक पर्वत मिलेगा, ओजल डी सेलेवेडो। ये क्या है? फर्स्ट नंबर पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी भी सबसे ऊंचा है। ठीक है, वो सेकंड नंबर पर आ रहा था, ये फर्स्ट नंबर पर। हमने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर पेरू और बोलीविया के पास आपको एक विश्व की सबसे ऊंची नौ परिवहन या नौगम्य झील है, उसका नाम है लेक टिटिकाका। यहाँ पर एक राजधानी है बोलीविया की जिसको बोलते हैं लापाज, और लापाज के पास ही आपको बताया था कि एक दूसरी लेक है, लेक पोपो, ये आपको बता चुके हैं। ठीक है, जो बोलीविया का पठार है वो किसके लिए फेमस है? टिन भंडार के लिए। टिन भंडार के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कौन सा डेजर्ट है? आटाकामा डेजर्ट। आटाकामा डेजर्ट किसके लिए फेमस है? कॉपर के भंडार के लिए। यहाँ पर कौन कौन से स्थान इंपॉर्टेंट थे? एक तो यहाँ पर आपको मिलेगा एरिका, किसके लिए फेमस है? ये फेमस था, अभी तो ये घोस्ट टाउन है। किसके लिए फेमस था? गलीचे के भंडार के लिए, जिससे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की का प्रोडक्शन होता था। अब ये जो है किसके लिए है? पूरी तरीके से घोस्ट टाउन बन गया है, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं। यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है इक्विक्वी, और यहीं पर इसी के पास है चिक्वी कमाटा। ये अटाकामा डेजर्ट में ही हैं ये सारे, कोल्ड डेजर्ट है वो। चिक्वी कमाटा, चिक्वी कमाटा किसके लिए फेमस है? क्योंकि इसको विश्व की कॉपर कैपिटल कहा जाता है, तांबे की राजधानी। अटाकामा डेजर्ट में तांबा बहुत है। ठीक, यहाँ पर जो चिली की राजधानी है सेंटियागो, और क्या है? सेंटियागो के पास ही वलपराइजो पड़ता है। तो सेंटियागो और वलपराइजो ये सब कहाँ स्थित हैं? भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में, जहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। और किसके लिए फेमस है ये? रसदार फलों के उत्पादन के लिए। ठीक है, जिनसे वाइन वगैरह बनती है। ये कहानी थी। ठीक, ये तो कहानी पिछली थी। अब देखते हैं आज की क्या कहानी है। आज की ये कहानी है कि यहाँ पर मैंने बताया था कि एंडीज पर्वत है, ऊपर से कोलंबिया से लेकर के नीचे तक, कुछ इस शेप में ऐसे। ठीक है, किनारे किनारे। और यहाँ पर ही माउंट एकोंकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है, और ये एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पूरे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि एंडीज के बारे में खास बात यह है कि ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और ऊंचाई के मामले में हिमालय के बाद दूसरे नंबर पर आती है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं। अब देखिए, ये है एंडीज पर्वत। ठीक है, अगर मैं इधर से चलूं वेस्ट से, एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत के बाद आपको ढलान के क्षेत्र में, जहाँ पर पर्वत जो है तो वायु अगर ऐसे ऊपर गई तो यहाँ पर नीचे उतरी, तो ये जो एरिया है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब ऊपर वायु चढ़ती है तो बारिश होती है, और पर्वत के दूसरे ढाल पर यहाँ पर इसमें इतनी नमी कम रह जाती है कि वो बारिश नहीं कर पाती, तो ये शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं पैटागोनिया डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट चिली के पास है, पैटागोनिया डेजर्ट।
ये क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो रीजन है। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होते हैं? पर्वत के हमेशा अपोजिट ढाल पर होंगे, जिधर वर्षा नहीं होती। ठीक, वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र जब यहाँ पर बारिश नहीं होगी तो केवल घास वगैरह होंगी। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है? ये भेड़ उत्पादन के लिए फेमस है, भेड़ पालन के लिए। पेटागोनिया डेजर्ट। ठीक, कहानी समझ में आ गई? अब ये है अर्जेंटीना और ये है उरुग्वे। यहां पर जो मैंने आपको बताया था कि 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, तो 30 से 60 वाला जो रीजन है, यहां पर समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। टेम्परेट, समशीतोष्ण घास के मैदान। कौन से रीजन में है ये मैप में? याद रखिएगा, अर्जेंटीना और उरुग्वे, पराग्वे नहीं, अर्जेंटीना और उरुग्वे। तो यहाँ पर आपको नजर मिलेगा, वो लिखा मिलेगा पंपास। इनको क्या बोलते हैं यहाँ पर? पंपास। पंपास क्या है? समशीतोष्ण घास के मैदान है, टेम्परेट ग्रास फील्ड। ठीक, किसके लिए फेमस है ये जब यहाँ पर घासें होंगी? तो भेड़ पालन के लिए। ठीक है, अब देखिए, भेड़ से ऊन भी होता है और मांस के लिए भी। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक खास बात और है। यहाँ पर पंपास आपको लिखा मिलेगा मैप में। यहाँ पर एक खास बात और है, वो देखिए, वो क्या है कि यहाँ पर आपको एक क्षेत्र मिलेगा, यहाँ पर लिखा मिलेगा रोजारियो, रोजारियो। और इधर यहाँ पर लिखा मिलेगा बहिया ब्लांका, बहिया ब्लांका, BLANCA। और यहाँ पर आपको मिलेगी ब्लांका बे, ब्लांका खाड़ी, ब्लांका की। ये रीजन है, इसको बोलते हैं गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र। तो ये जो पंपास रीजन है, ये रीजन किसके लिए फेमस है? गेहूं के उत्पादन के लिए। चावल के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, गेहूं के लिए कम पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये गेहूं के लिए। वैसे भी जो पंपास रीजन है पूरा का पूरा अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में, ये पूरा का पूरा बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। गेहूं के लिए फेमस हो गया, भेड़ पालन के लिए फेमस हो गया। यहाँ पर मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहाँ कहाँ फेमस हो जाएगी? एक तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, और दूसरा उरुग्वे की राजधानी कौन सी? मोंटेवीडियो। ये दोनों मीट प्रोसेसिंग सेंटर हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में क्या था? उत्तर अमेरिका में शिकागो था मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। ठीक वैसे ही यहाँ पर इन दोनों देशों की राजधानी मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। जानवरों के लिए गेहूं भी हो गया, भेड़ पालन हो गया, मीट के लिए भी और ऊन के लिए भी। साथ में यहीं पर जानवरों के लिए अल्फा अल्फा घास उगाई जाती है। अल्फा अल्फा उसका नाम है। तो अल्फा अल्फा रीजन जब भी आए, कहाँ का बात चल रही है? समशीतोष्ण घास के मैदान जो कि उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में हैं, उनकी बात चल रही है। अल्फा अल्फा घास उगाई जाती है, खुद से नहीं उगती, जानवरों के चारे के लिए। ठीक है, तो ये मीट प्रोसेसिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है पंपास। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि 30 डिग्री के बाद पड़ रहा है, इसका मतलब समशीतोष्ण क्षेत्र में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि किस रीजन में आ रहा है। दूसरी बात, जो अर्जेंटीना और पराग्वे के बीच में यहां पर आपको मैप में लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा? ग्रैन
चाको, ग्रैन चाको। ये चाको, ग्रैन चाको ये पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, और इसका अर्थ होता है आखेट की भूमि, यहाँ पर शिकार किया जाता है। तो पहले यहाँ पर लोग शिकार ही करते थे। किस रीजन में पड़ रहा है? 0 से 23 डिग्री के आसपास, क्योंकि यहीं से क्या गुजर रही है? यहीं से गुजर रही है आ, मकर रेखा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उष्णकटिबंधीय है, तो यहाँ पर घास के साथ साथ आपको झाड़ी भी मिलेगी। शिकार तभी करेंगे, घास में क्या शिकार करेंगे? ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो ग्रान चाको अर्जेंटीना और पराग्वे के बीच में है। ये समशीतोष्ण नहीं है, उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, यहीं पर आपको ब्राजील में लिखा मिलेगा प्लेटू ऑफ, ये तो हो गया ग्रान चाको, ये हो गया प्लेटू ऑफ माटो ग्रासो, माटो ग्रासो। ये भी क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब ये प्लेटू है, माटो ग्रासो, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। यहीं पर आपको लिखा मिलेगा ब्राजील में, क्या लिखा मिलेगा? हाँ, कंपास। तो कंपास क्या है? किस रीजन में पड़ रहा है? 0 से 23 डिग्री के बीच में। तो ये किस में आएगा? उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ब्राजील में क्या कहते हैं? कंपास। क्या बोलते हैं? कंपास। ठीक, बात समझ में आ गई? सॉरी, कंपास नहीं, कंपोस बोलते हैं, कंपोस, CAMPOS, कंपोस। ठीक है, तो कंपोस और कुछ नहीं है। इसका कहाँ से देखेंगे? 0 से 23 डिग्री के बीच में पड़ रहा है, 30 डिग्री के बीच में, तो इसको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ब्राजील में स्पेशल उसका नाम है कंपोस। और यहीं पर कॉफी के बागान भी हैं, ब्राजील में ही। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र, सॉरी पूर्वी क्षेत्र जो ब्राजील का है, वो कॉफी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कॉफी उत्पादन के लिए। तो यहीं पर आपको कॉफी के बागान मिलेंगे इधर, और कॉफी के बागानों को बोलते हैं फैजेंटा। फैजेंडा क्या है? कॉफी के बागान है। तो कॉफी के बागानों को ब्राजील में क्या बोल रहे हैं? फैजेंडा। ठीक, ये ब्राजीलियन हाईलैंड है, मतलब उच्च भूमि है। उच्च भूमि में ये पाए जाते हैं कॉफी के बागान। ठीक है, यहीं पर कुछ चीजें और देख लीजिए। क्या देख लीजिए? थोड़ा इसको नीचे करते हैं, ब्राजील में आते हैं। यहां पर आपको 4 नदियां मिलेंगी, दिखेंगी ऐसे। ये है साओ फ्रांसिस्को, साओ फ्रांसिस्को। ये है टोकैंटिन्स या पारा नदी। ठीक है,
ये है पराना नदी और ये है उरुग्वे। उरुग्वे, 4 नदियां आपको मिलेंगी। ये दोनों साउथ की तरफ जा रही हैं और ये नॉर्थ की तरफ, ये ईस्ट की तरफ। मैंने आपको बता दिया ये ब्राजीलियन हाईलैंड है जहाँ से ये चारों नदी निकल रही हैं। और इन नदियों से आपको एक चीज़ और सीख मिली कि इनका जो अ, उद्गम स्थान है, मतलब ये किस प्रारूप को बता रही हैं, अरीय, एरियल व्यू। जैसे अमरकंटक अपने यहाँ है, अमरकंटक से ही नर्मदा निकल रही है, ताप्ती निकल रही हैं। तो ये सब क्या है, एरियल व्यू है, मतलब एक केंद्र से बाकी चारों तरफ बाहर नदियां निकल रही हैं। ठीक है, तो ये एरियल व्यू को भी दर्शाता है। दूसरी बात हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड का कॉफ़ी वाला रीजन है, कॉफ़ी के बागानों को फाइजेंडा बोल रहे हैं यहाँ पर। तो यहीं पर आपको अ, दो चीज़ें, दो स्थान नजर आएंगे। एक तो होगा साओ पालो, साओ पोलो या साओ पालो ऐसे करके लिखा होगा स्थान। और दूसरा होगा बोले हॉरिजोंटे। बोले हॉरिजोंटे के पास ही एक स्थान है जिसका नाम है इटाबिरा। ये सब का सब ब्राजीलियन हाईलैंड बहुत ही उपजाऊ और किसके लिए फेमस है, ये लौह अयस्क के लिए, आयरन ओर के लिए ये स्थान। ठीक है, बेलो हॉरिजोंटे है शायद, ये बोले बेलो हॉरिजोंटे है। एक बार देख लीजिएगा मैप में। ठीक है, साओ पाउलो और एक यहीं पर आपको नजर आएगा, आई थिंक है बेलन। एक मिनट में कंफर्म हो जाऊं फिर आपको बताता हूं। नहीं, सैंटोस। साओ पाउलो से लेकर के सैंटोस तक एक रेल चलती है, उसको बोलते हैं कॉफी ट्रेन। कॉफी ट्रेन। साओ पाउलो को कॉफी पोर्ट भी बोला जाता है, कॉफी बंदरगाह। ठीक है, समुद्र से लगा हुआ है ये। इसके लोड को कम करने के लिए ही सेंटोस में पोर्ट का डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, जैसे मुंबई में जवाहरलाल नेहरू नासोवा बंदरगाह डेवलप किया गया मुंबई पोर्ट के लोड को कम करने के लिए। ठीक है, ठीक वैसे ही साओ पोलो के लोड को कम करने के लिए सेंटोस नाम का पोर्ट डेवलप किया गया। साओ पोलो से सेंटोस तक एक रेल चलती है जिसको बोलते हैं कॉफ़ी ट्रेन। ये सब ब्राजीलियन हाईलैंड में पड़ते हैं और सब क्या हैं, कॉफ़ी के लिए और लौह अयस्क के लिए बहुत ही मुख्य क्षेत्र हैं ये। ठीक, तो मुख्य बातें हो गई हैं आज के लिए, और तो कुछ इसमें रहा नहीं अभी तक। ठीक है, कल हम लोग इसकी नदियां पढ़ेंगे। अच्छा, यहीं पर एक चीज वो कर लीजिए, ये तो हो गया था पंपास, ये था इधर पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में ग्रान चाको। यहाँ पर क्या था, माटो ग्रासो। इधर क्या था, कंपोस। यहाँ पर आपको एक विषुवत रेखीय रीजन में, जहाँ से विषुवत रेखा गुजर रही है, यहाँ पर आपको मिलेगा लिखा सलवास। ठीक है, ये क्या है, विषुवत रेखीय वन है। अमेजन यहीं पर पड़ता है, लेकिन उसको सेलवास रीजन ज्योग्राफी का एक नाम दे दिया गया। तो सेलवास अगर पूछा जाए क्या है, तो क्या है,
विषुवत रेखीय वन का उदाहरण है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? कंपोस, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, समशीतोष्ण घास के मैदान, पंपास। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी नदियों को पढ़ लेंगे और फिर चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। 3 डेजर्ट याद रखिएगा, 2 डेजर्ट, एक आटाकामा और एक पैटागोनिया। ठीक है, दो के दोनों शीत मरुस्थल हैं, ठंडे। हर मरुस्थल की तरह मत याद रखिएगा, और ना ही ये ध्यान रखिएगा मरुस्थल का मतलब हमेशा गर्मी पड़ना ही है। जरूरत से ज़्यादा गर्मी या जरूरत से ज़्यादा ठंडी दोनों मरुस्थल को जन्म देती है। ये भी आप देखते चल रहे होंगे कि जो भी मरुस्थल हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका देश के अंदर पड़ा था मोजावे डेजर्ट, कैलिफोर्निया के पास ये अटाकामा डेजर्ट, ये सब महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पाए जा रहे हैं। ये भी हमारे ऑब्जर्वेशन का एक पार्ट होगा कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।